हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ ला रहे हैं जो रिसेंटली हेल्ड अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मकसद एक ही है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पर्टिकुलरली अगर आप एफएई की तैयारी करें, डेट्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके साथ साथ एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास उसके लिए है। इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए भी आप यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन जिसमें भी आपके पास जनरल साइंस का टॉपिक देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली हमारा फोकस इस क्लास के माध्यम से जेकेएसएसबी के जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं, जो आपके पास 6 तारीख को पहला एग्जाम देखने को मिल रहा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद 27 तारीख का आपके पास एग्जाम है। ये सारे एग्जाम्स के लिए हमने जो है सोचा है एक आपके पास बेहतरीन तरीके से जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। चलिए सर, जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं। गुजारिश करते हैं उन दोस्तों से प्लीज़ लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि टाइम रहते दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और टाइम रहते आप ईच एंड एवरी क्लास का आनंद उठा सकें। चलिए सर, सीखते हैं। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज की क्लास है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द फिनोमेना ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस of energy by the cells and usually against the osmotic gradient is known as। फिनोमेना ऑफ वाटर अपटेक हो रहा है सर, पानी ऊपर जा रहा है, एट द एक्सपेंस है सर, EXPENSE एक क्लास मानिएगा, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च हो रही है अक्सर अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप ऑस्मोसिस कहेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे या इम्बाइबेशन कहेंगे? ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं। तो बताइए सर, ये कंसेप्ट आपके पास एफए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये टॉपिक मेंशन है वहाँ पर, नन अदर देन, बिल्कुल अगर आपके पास एनर्जी एटीपी खर्च हो रहे हैं तो आपके पास एक्टिव आप उसे एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 38, कार्निवरस प्लांट्स आर फाउंड इन। अब बताइए सर, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो है कार्निवरस का कंसेप्ट एनिमल्स में पढ़ा है। अब हम बात करें आपको कि कार्निवरस प्लांट जो है ये आपको कहाँ मिलेंगे। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट सॉइल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए जी, कार्निवरस प्लांट्स आपको कहाँ मिलेंगे? अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का कंसेप्ट आपको क्लास में एग्जामिनेशन में आ सकते हैं क्वेश्चन पर अलग अलग तरीके से। तो इस पर आपका आंसर जो है बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल है तो वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे जनरली वो आपके पास कार्निवरस प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, बताइए सर एंड प्रोडक्ट्स ग्लाइकोलिसिस के क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट, ऑप्शन बी फ्रक्टोज फर्स्ट फास्फेट, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड एंड ऑप्शन डी आपके पास एस्टाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, COA जिसे आप जानते हैं। ये आपके पास ग्लूकोज था, ठीक है जी, ग्लाइकोलिसिस हो जाती है तो ये 6 कार्बन चेंज हो जाता है 3 कार्बन में। वो 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं? नन अदर देन, बहुत अच्छे सर, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड फिर अगर आप ऑक्सीजन मिलेगा तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चले जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास अगर नहीं हो रहा है तो आप अल्कोहल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, और आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, इस तरह से आपके पास आंसर सी इसका सही आंसर है। बहुत खूब, आपके आंसर साथ साथ आने चाहिए। क्वेश्चन 40, इन एरोबिक रेस्पिरेशन साइट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन। आप बताइए सर, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन हो रही है। बताइए सर साइट्रिक एसिड साइकिल जो है ये कहाँ मिलेगा? क्यों दोस्तों ने हमारे साथ एक साथ जो है बेहतरीन तरीके से कार्बन साइकिल का कंसेप्ट पढ़ा है तो वहाँ हमने ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आप बताइए सर, आपके पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन की जब आप बात होगी साइट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होगा? क्या साइटोसोल में होगा, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, पेरोक्सीराइबोसोम्स में होगा या आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होगा? सिंपल कंसेप्ट है सर। ठीक है जी, अगर आपका एरोबिक हो रहा है, प्रेजेंस ऑक्सीजन हो रहा है तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 41, इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम। अब बताइए सर मेमल्स में जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च है, स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऑप्शन नंबर ए माउथ, ऑप्शन नंबर बी स्टमक, ऑप्शन नंबर सी ओसोफेगस, ऑप्शन नंबर डी ड्यूडेनम। सर यहाँ जनरल फूड की बात, पिछली क्लास में हमने फूड की बात जनरल बात की थी, आपने स्टार्ट कर दिया था माउथ से। अब हम बात करें पर्टिकुलर स्टार्च की बात हो रही है, अब आप ख्याल रखें आंसर देना। चलिए जी, जो साथी
सीधा स्टॉमक की तरफ चले गए हैं, उन दोस्तों को हमने जो है इनाम में 0.25 रखा है। जो दोस्त ओसोफेगस की तरफ जाए हैं बिल्कुल वो भी यहाँ अपने आप को, जो ड्यूडेनम की तरफ जाएंगे वो भी यहीं अपने आप को शुमार करेंगे। करेक्ट आंसर डैट इज ऑप्शन नंबर ए, माउथ। क्योंकि आपको पता ही है कि स्टार की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से। क्योंकि माउथ में आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहाँ से आपके पास सलाइवरी अमाइलेज जो है निकलता है, ये मदद करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च को। ठीक है जी, तो इसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है आपके माउथ में से ही, और कहाँ तक चलती रहती है सारी इंटेस्टाइन तक जो है इसकी डाइजेशन चलती रहती है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप मार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, साथ साथ आप दोस्तों के लाइक और शेयर जो है साथ साथ आने चाहिए। क्वेश्चन 42, विच आर फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड। अब बताइए इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैचड है। अब विटामिन के बारे में सर क्या बात करेंगे, आप दोस्तों ने सारे के सारे विद हेल्प मेमोरी ट्रिक्स वो याद कर दिए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन अब होगा जो आप बता नहीं पाएंगे। ऑप्शन ए विटामिन की ई का क्या टोकोफेरॉल नाम आ रहा है। ऑप्शन बी विटामिन डी का राइबोफ्लेविन आ रहा है। ऑप्शन सी विटामिन बी का नाम आपके पास कैल्सिफेरॉल आ रहा है। ऑप्शन डी आपके पास ए का जो है थायमीन आ रहा है। क्या विटामिन ए को थायमीन कहते हैं सर? बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्यों? कुछ रेटिनॉल कुछ ऐसा अगर आपको गई गुजरी यादें याद होंगी वहाँ आपको याद आएगा। क्या बी को आप कैल्सिफेरॉल कहेंगे? क्या सर? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। डी को आप कैल्सिफेरॉल कहते हैं, लेकिन डी को जो है राइबोफ्लेविन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ जी, अगर ई की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल कहेंगे। तो बिल्कुल आप जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंख बंद करके आंसर दे देंगे, क्योंकि आपने मेमोरी टिक्स अच्छे से याद की है सर। विच इज द इनकरेक्टली मैचड। अब बताइए सर इनमें से इनकरेक्टली मैचड कौन सा है। अच्छी बात है, पहले आपने बताना है करेक्टली कौन सा मैचड है, अब इनकरेक्टली बताइए कि ऑप्शन नंबर ए रेनिन लिवर, ऑप्शन बी टाइलिन आपके पास माउथ, ऑप्शन सी पेप्सिन स्टमक, एंड ऑप्शन डी आपके पास ट्राइप्सिन इंटेस्टाइन। चलिए जी, आप दोस्तों के आंसर इस क्वेश्चन में अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके पास डाइजेशन के रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, न्यूट्रिशन के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें सर, जो बेसिकली आपके पास इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट है वो नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए डैट इज लिवर और रेनिन का। क्यों? क्योंकि बात हमने पढ़ी है, हमने सीखी है कि रेनिन का कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलता है सर। रेनिन एक एंजाइम है जिसे रिलीज करते हैं आपके किडनीज। जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इसको रिलीज कौन करता है सर? किडनीज करते हैं। इतना आप याद रख सकते हैं। कोई दोस्त और एड ऑन करना चाहेगा अपने नॉलेज को, वो भी सुन लीजिए, वरना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप याद रख सकते हैं कि इसको रिलीज करता है किडनी। क्यों करते हैं रिलीज? जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये कन्वर्ट करते हैं आपके पास एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर जो आपके पास एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में बाय द एंजाइम ACE डैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो आपके पास एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये आपको मदद करता है ताकि ब्लड वेसल को सुकड़ देता है, मतलब कंट्रैक्ट कर देते हैं इनको। जब ब्लड वेसल सुकड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट है इसका। तो रेनिन जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप किडनीज के रिलेटेड को याद रखेंगे। मदद किसके लिए करता है सर? आपके पास अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तभी इसको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो है आपके पास, क्योंकि टाइलिन का कंसेप्ट आपके पास माउथ में, ये आपने पढ़ा ही है कि टाइलिन जो है एक तरह का आपके पास अमाइलेज है जिसे प्रोड्यूस करते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये मदद करता है ताकि ब्रेक डाउन किया जा सके आपके स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में, जैसे माल्टोज वगैरह में। ठीक है, जो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा पेप्सिन का कंसेप्ट अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये जो है आपके गैस्ट्रिक चीफ सेल जो है स्टमक में, यही सेक्रेट करती हैं आपको पेप्साइनोजिन, जो आपके पास एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन बन जाता है लो पीएच पर। यही पेप्सिन आपको मदद करता है प्रोटीन्स को चेंज करने में, किसमें? डाइजेस्ट करने में, पेप्टाइड्स में। ये चीज़ आपने पढ़ी है। और यहाँ पर आपके पास ट्राइप्सिन का कंसेप्ट आएगा तो आपको पता है कि पेनक्रियाज जो हैं आपके वो प्रोड्यूस करते हैं आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं वो आपके ट्राइप्सिनोजिन। फिर जी वो आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। ठीक है जी, जो आपके पास ट्रिप्सिन यहाँ दिया गया है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मदद करता है कैटेलाइज करने के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो इतना लंबा चौड़ा अगर नाम भी याद रहे तो सिंपल याद रख दीजिए कि रेनिन का कंसेप्ट आप किडनी के साथ रखेंगे, टाइलिन का कंसेप्ट आप माउथ के साथ रखेंगे, पेप्सिन का कंसेप्ट आप माउथ के स्टमक के साथ रखेंगे, और आपके पास ट्राइप्सिन का कंसेप्ट जो है इंटेस्टाइन के साथ रखेंगे। इतना याद रख दीजिए, एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन 44, विच आर फॉलोइंग यूटिलाइजेज इनऑर्गेनिक मटीरियल। अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे दिए गए ऑप्शन है जो इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक मटीरियल। सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स को ही देंगे आप, उनको यूटिलाइज कौन करेगा? क्या ऑटोट्रॉप्स करेंगे, क्या डिकम्पोजर्स करेंगे, सेप्टोट्रॉप्स करेंगे, या आपके पास हेटेरोट्रॉप्स करेंगे? चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया सर अलग अलग हर एक टॉप जो भी आपके पास जितने भी आपके पास टॉपिक्स FA में साइंस के आ रहे हैं या SI फाइनेंस में आ रहे हैं, मैक्सिमम टॉपिक सर कवर कर रहे हैं इस क्लास में।
तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑटोट्रॉपस, क्योंकि ऑटोट्रॉपस आपके पास जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपके मटेरियल्स हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं। बहुत खूब। 45 क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है सर? एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजिली डैमेज्ड। कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो आसानी से डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर जिस फैक्टर्स के जिन वजह के साथ ये आपके पास डैमेज होता है उनको दूर किया जाए तो ये जो है रिकवर होना शुरू कर देता है। दैट इज एन इकोसिस्टम विच कैन इजिली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉपर्स विल बी हैविंग। ठीक है जी, एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत आसानी से डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर जो एजेंट्स जो डैमेजिंग इफेक्ट्स होंगे उनको आप दूर कर देंगे तो रिकवर करना जो है इसको आसान हो सकता है। कौन सा है, उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हैविंग हाई स्टेबिलिटी एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी लो स्टेबिलिटी एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी आपके पास हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिस्टेंस। तो इकोसिस्टम के क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आपके पास डैमेजिंग एजेंट जो है उसको आप दूर कर रहे हैं तो रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर डैमेजिंग एजेंट मौजूद है तो आसानी से डैमेज हो सकता है। मतलब आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसमें और आपके पास रेजिस्टेंस बहुत कम है। थोड़ा भी आपके पास इसमें आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर तो इसमें रेजिस्टेंस कम है तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का आप मान सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 46, ए pyramid ऑफ नंबर इन ए ग्रास लैंड और ए ट्रू इकोसिस्टम इज ऑलवेज। आप बताइए सर, दो pyramid ऑफ नंबर क्या हो सकता है सर? क्या अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, या बोथ ए बी? क्योंकि हमने सर तीन तरह के pyramid जब पढ़े थे, एनर्जी के पढ़े थे, मास के पढ़े थे और नंबर के पढ़े थे। हमने आपको बोला था सर नंबर का क्या है सर? नंबर का pyramid अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टर भी हो सकता है। सर यही बात आप जो है नंबर की बात कर सकते हैं, मास की बात कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की बात हमेशा आपके पास अपराइट होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नंबर का। तो नंबर के लिए आप दो जो है बहुत सारे कहाँ जाएंगे सर? डी की तरफ जाएंगे। बहुत खूब, बहुत यही आपसे उम्मीद थी, आप डी की तरफ जाएंगे और इनाम में आपको 0.25 इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है सर किसके लिए? ए pyramid इन नंबर इन ग्रासलैंड या ट्रू इकोसिस्टम की बात होगी। जब इन जनरल बात होगी इन ट्रू सिस्टम में तो आपके पास हमेशा आपके पास जो pyramid ऑफ नंबर है ये अपराइट ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ना कि डी। 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि सर हमें आप बताइए 10% लॉ आपने पढ़ा दिया है सर। ठीक है, टॉपिक लेवल के बारे में आप बात बोल दिया है सर। टॉपिक लेवल T1 है, T1 से जो एनर्जी पास होगी T2 में उसमें सर सिर्फ 10% से जाएगा, T2 से आपके पास T3 में सिर्फ 10% जाएगा। इसी वजह से आपके पास टॉपिक लेवल जो है उसमें कम ही एक इकोसिस्टम में कम ही टॉपिक लेवल देखने को मिलती है फूड चेन में। ठीक है, जैसी बात है ये पढ़ी है हमने, लेकिन ये 10% लॉ सर किस दोस्त ने हमारे दिया है? क्या स्टेनले साहब ने दिया है, क्या आपके पास ट्रानले साहब ने दिया है, लिंडरमैन ने दिया था, या आपके पास वाइजमैन ने दिया था? आप बताइए, क्योंकि सर कभी कभी इसको इसी नाम से हम जानते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसे कभी कभी कोई और नाम आप देते हैं, सिंपल रेमंड लिंडमैन जो है उसके नाम से भी आप जानते हैं, क्योंकि लिंडमैन टॉपिक एफिशिएंसी रूल भी आप इसे कहते हैं। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, याद करेंगे आप अच्छे से, क्योंकि आपके पास 10% एफिशिएंसी लॉ जो है इसे आप लिंडमैन टॉपिक एफिशिएंसी रूल के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 48, एसिडिक रेन जो आपका एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए, क्या SO2 की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, आपके पास बोथ ऊपर वाले जो ए बी हैं, या नन ऑफ दीज? एसिड रेन जो है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है? आप दोस्तों को पता ही है सर एसिड रेन क्या है? इट रिजल्ट जब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज SO2 और NOx, कोई भी NO2 जैसे इंजन हम फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं जब ये इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में और इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है करंट, आपके जो विंड और आयर करंट इनके माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करते हैं आपके वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बाकी केमिकल्स के साथ, ताकि सल्फरिक एसिड, ताकि नाइट्रिक एसिड जो है उनको बनाया जा सके। यही जो एसिड्स हैं फिर ये मिक्स हो जाते हैं आपके वाटर के साथ और बाकी मटीरियल के साथ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, क्वेश्चन 49 आप बताइए सर। अच्छी क्वेश्चन है सर। मिनीमता डिजीज जो है ये किसकी वजह से देखने को मिलती है? कंजप्शन ऑफ ऑप्शन नंबर ए, सी फूड कंटेनिंग लॉट ऑफ कैडमियम, ऑप्शन बी फिश कंटेमिनेटेड विद मर्करी, ऑप्शन सी ऑयस्टर्स विद लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, एंड ऑप्शन डी सी फूड कंटेमिनेटेड विद सेलेनियम। आप बताइए सर, आपको अगर पता होगा कि मिनीमता डिजीज क्या है तो आपका आंसर जो है बड़े आराम से आ जाएगा। मिनीमता डिजीज किसकी वजह से होनी देखने को मिलती है? सर एक जगह है आपके जापान में, मिनीमता सिटी इन कोमाटो, वहीं पर ये चीज़ देखने को मिलती सबसे पहले 1856 में। कब? 1900 नहीं, 1900 में, 1956। ठीक है, 1956 में जापान में सर एक जगह है
जिसका नाम आप जो है मिनीमता सिटी इन कोमाटो कहते हैं। तो यहाँ वहाँ पर ये सबसे पहले देखने को मिली थी, डिस्कवर की गई थी। होती किसकी वजह से है? क्योंकि आपके पास मिथाइल मरकरी जो है इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकल रहा था, एक आपके पास फैक्ट्री आ रही थी शिको कॉरपोरेशन केमिकल्स, उसकी जो लगातार वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा था 1932 से लेकर 1968 तक लगातार उसका वेस्ट जो है वहाँ इस पानी में जाता रहता था। जो मिनीमता बे आ रहा है या सिरंगी सेन आ रहा है, वहाँ एक नदी आ रही, वहाँ दरिया जो आ रहे हैं वहाँ में जा रहा था। वहाँ जो मछलियाँ थी लगातार उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा था, क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, तो मरकरी पॉइजनिंग का आपको कंसेप्ट देखने को मिलता था। जब इंसान जो है इनको कंज्यूम करते थे मछलियों को, तो ये बीमारी उनमें भी ट्रांसमिट होती थी, ये मरकरी पॉइजनिंग जो है इंसानों में भी ट्रांसमिट होती थी, ये देखने को मिलती थी। मिनीमता डिजीज जो है समटाइम्स रेफर टू एज अ शिकागो मिनीमता डिजीज जो है, इसको कभी कभी नाम दिया जाता है, ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के तौर पर आप देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फिशेस कंटेमिनेटेड विद मरकरी। बहुत खूब, ऐसे आपने चीज़ों को याद रखना है, एक बार सुन लेना है, पढ़ लेना है, तो क्वेश्चन जो है कोई भी आ जाए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 50, रेड डेटा बुक डील विद। अब आपके पास जो रेड डेटा बुक है, आपको पता है सर, आपने बायोडाइवर्सिटी में IUCN का कंसेप्ट पढ़ा है सर। वहाँ आपके पास बहुत सारे स्पीसीज हैं, डेंजर स्पीसीज हैं, क्रिटिकली डेंजर स्पीसीज हैं, नियरली डेंजर स्पीसीज हैं, वल्नरेबल स्पीसीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। तो आपके पास पूछा जा रहा है कि IUCN के माध्यम से जो आपके पास रेड डेटा बुक आ रही है किसके साथ डील करती है? क्या ये एंडेमिक प्लांट्स के साथ डील करेगी, एक्सटेंट प्लांट्स के साथ डील करेगी, प्लांट शोइंग फोटो पैरोडिज्म के साथ डील करेगी, आपके पास प्लांट ओन वर्जाब एक्सटेंशन के तौर पर डील करेगी? इन जनरल सर सिर्फ ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि जो स्पीसीज हैं कोई भी आपके पास टेक्सास फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, उसके साथ ये डील करती है आपके पास रेड डेटा बुक। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? प्लांट्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्त जो हैं साथ साथ लाइक करते रहिए। देखिए अभी भी आप में से इतने सारे दोस्त हैं जो देख तो रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों। चलिए सर, अब हम आ रहे हैं आपके न्यूटन साहब की तरफ, और आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ फोर्स। जो आपके पास इक्वेशन मोशन आ रहे हैं उन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम 5 kg गन। ठीक है जी, 10 ग्राम की गोली 5 kg गन में से निकल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। विद वेलोसिटी उसकी कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट द स्पीड ऑफ रिकॉइल स्पीड पूछी गई है। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अच्छे से पढ़ा है, सीखा है सब चीज़। अब आपने अप्लाई करनी है इन चीज़ों को। बताइए सर, अप्लाई कीजिए इसको। इन जनरल सीधे सीधे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं करना। अब आपने 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम ए 5 kg गन विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन? ठीक है, हमने क्या पढ़ा होता है सर? हम पढ़ते हैं बचपन में ऐसे, M1 V1 शुड बी इक्वल टू M2 V2। अच्छी बात है, मतलब हमने आपने V2 निकालना है, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? V2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइड बाई M2। अब M1 की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 10 ग्राम। 10 ग्राम कितना हो गया? 10 इंटू 10⁻³ हो गया सर आपके पास 10⁻²। kg में हम लेंगे सर, इंटू स्पीड कितनी है सर? 400 डिवाइड बाई आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई आपके पास कितना दिया गया इसका? 5 1 ज़र 5 8 ज़र 80 इंटू 10⁻², 0.8 जो है मीटर पर सेकंड का आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास वेक्टर में पूछा जाता है, इन जनरल आपके पास ये होता है इक्वेशन वेक्टर में, क्योंकि आपके पास निकलता है ये किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स M1 V1 डिवाइड बाई M2। तो ये इन जनरल आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड माइनस में, मतलब ये आपके पास डायरेक्शन दर्शाएगा। तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा पूछा है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर जो है ऑप्शन बी दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, कैन ए बॉडी रिमेन इन रेस्ट पोजिशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट? क्या कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रह सकती है? सिंपल कंसेप्ट है, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रहेगी अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे? यस और नो, आप बोलिए सर। सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ करना ही नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। क्या कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रह सकती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स से कोई एक्ट कर रही होंगी? ठीक है जी, उम्मीद है सर बहुत दोस्त जो हैं इस पर नो का आंसर देंगे। कुछ दोस्त यस की तरफ चले गए हैं, तो इसका आंसर जो है नो की तरफ बहुत सारे दोस्त जा सकते थे, और जो दोस्त नो की तरफ गए हैं, आप यकीन मानिए सर आपने बिल्कुल माइनस में 0.25 हासिल किए हुए हैं। क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि एक पूछा है क्या कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रह सकती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी? आप बोलेंगे सर नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी तो रेस्ट पोजीशन में कहाँ रहेगी? लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, अगर आपके पास बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही होंगी, उनका जो वेक्टर सम आ जाएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा।
इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर अलग अलग फोर्स एक्ट करेंगे लेकिन जो उनका वेक्टर सम जीरो आ रहा है तो बॉडी जो है रेस्ट पर रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। किस कंडीशन में, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, नो मैटर दैट फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नॉट। अगर फोर्स एक्ट कर रही हैं तो आप ये यकीन मानिए अगर उनका जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है अगर उनका वेक्टर फोर्स जो उनका सम आ रहा है वो जीरो आ रहा है तो बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पर जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये पॉसिबल है सर, बिल्कुल ये मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए सर, क्वेश्चन आपको हम 1 मिनट का दे रहे हैं, बता दीजिए इसका आंसर। ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज टेकिंग करंट ऑफ 7.5 एम्पियर फ्रॉम ए 30 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स आपने जो है पैरेलल में लगाए हैं, करंट उनको मिल रहा है सर 7.5 एम्पियर का, कहाँ से, एक बैटरी लगाई है 30 वोल्ट की। 2 रेजिस्टेंस दी गई हैं, 10 ओम के एक R1 है, R2 की वैल्यू आपके पास 12 ओम है। पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द अननोन थर्ड रेजिस्टर। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आंसर आना चाहिए क्योंकि हमने ये सारे ओम्स लॉ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी में ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल, ये सारे पढ़े हुए हैं। चलिए सर इसका आंसर करते हैं, आप 2 जो है इसका आंसर तब तक दे दीजिए, हम आपको जो है बिल्कुल इसका, चलिए जी इसका हम डायग्राम आपको दे देते हैं 2 मिनट के लिए एग्जांपल के लिए। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर आपने लगा लिया, ये दूसरा रजिस्टर आपने लगा लिया, ये तीसरा रजिस्टर लिया, तीनों रजिस्टर आपने किस में लगा लिए हैं सर, ये पल्लव। आपका आंसर तब तक आ जाना चाहिए जब तक हम ये बना रहे हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको टाइम देने के लिए बना रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने वोल्टेज लगाई है कितने की, 30 वोल्ट की, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ कितना टोटल करंट इन जनरल दिया गया है 7.5 एम्पियर का टोटल करंट आ रहा है आए। R1 है सर, R1 की वैल्यू आपको दी गई है 10 ओम, R2 है, R2 की वैल्यू आपके पास दी गई है 12 ओम, R3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, आप हमें बताइए। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे सर 3 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में आ रहे हैं तो इसका ज़रूरी है कि आपको पहले पता होना चाहिए सर तो तीनों का कॉम्बिनेशन कितने का निकलेगा। तो उसके लिए इन जनरल हम पहले बोलेंगे कि भाई पहले निकाल लेते हैं कि इन जनरल इसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। R किसके बराबर होता है सर, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो V की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है। आई करंट कितना पास हो रहा है 7.5, 7.5 हो गए सर, 15 इंटू 2 हो गए 30, मतलब ये 4 आ रहा है। ठीक है जी, 4 ओम जो है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन तीनों की। अब आपके पास क्या आ जाएगा सर, 1 डिवाइड बाई आर, बिकॉज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड 1 डिवाइड बाई आर शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। ये चीज़ आपने पढ़ी है, सीखी है। 1 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या आ गई, अभी आपने पढ़ लिया, 1 डिवाइड बाई आर की क्या आ गई थी वैल्यू 4। ठीक है जी, 1 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। अब इसको आपने R3 सॉल्व करना है, सीधा सॉल्व कर दीजिए, आर की वैल्यू आपके पास 15 ओम जो है बन के आ जाएगी। तो बताइए सर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने याद कर रखना है व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल देन आपके पास क्या आ जाएगी सीरीज 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट जो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। अगर सीरीज में होंगे तो सीधा ऐड कर देंगे आप। क्वेश्चन 54, विच आर फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस से होती है और उसे ट्रांसमिट कौन करता है सर, मॉस्किटो करता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए आपके पास येलो फीवर, ऑप्शन बी थाइपस, ऑप्शन सी प्लेग एंड ऑप्शन डी फिलेरियासिस। कौन सी ऐसी डिजीज है किसकी वजह से होती है, आप मॉस्किटो देखते देखते जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए था। जो तो हो तो रही आपके पास वायरस से, लेकिन ट्रांसमिट होती है मॉस्किटो से। इन जनरल आपके पास एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है उसकी मदद से ये ट्रांसमिट होती है। तो कौन सी बीमारी है, नन अदर देन येलो फीवर। येलो फीवर जो है एक आपके पास एक्यूट वायरल फीवर देखने को मिलता है विच इज काज्ड बाय ए फ्लेवी वायरस, और उसे ट्रांसमिट किया जाता है बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, अक्सर एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज यूज टू अचीव हाई टेम्परेचर इन सोलर पावर प्लांट्स एंड सोलर फर्नेसेस। अगर आपको हाई पावर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए सोलर पावर फर्नेसेस में, आपके पास सोलर पावर प्लांट्स में, तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। क्या आप कन्वेक्स रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करेंगे, क्या प्लेन रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे, या कनकेव रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर आपको इन जनरल कम टेम्परेचर चाहिए तो आप जो है सिंपल प्लेन की तरफ जा सकते हैं, जैसे आप सोलर कुकर्स में करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, हाई टेम्परेचर लेना है, तो आप कनकेव रिफ्लेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, नीप
टाइड आर फॉर्म व्हेन मून इज। आप बताइए सर नीप टाइड कब बनते हैं? नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, जब हमने विंड्स का आपके पास टाइड्स का कंसेप्ट, टाइड एनर्जी कंसेप्ट पढ़ा था, ये पढ़ाए हुए हैं। तो कब बनता है ये बताइए? ऑप्शन नंबर ए इन फर्स्ट क्वार्टर, ऑप्शन बी इन लास्ट क्वार्टर, ऑप्शन डी फुल मून, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब नीप टाइड क्या है सर? नीप टाइड आपको कब बनती है? नीप टाइड को आप लो टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। मून जब आपके पास फर्स्ट या और आपके पास लास्ट क्वार्टर में होता है तो ये देखने को मिलती हैं। इसके बरकत आपके पास जो स्प्रिंग टाइड्स हैं जिन्हें आप हाई टाइड के नाम से जानते हैं, जब मून फुल मून होता है या न्यू मून होता है तब आपके पास स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इसका आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बताइए सर इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है सर? चलिए सर एक एक करके आपसे ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए नॉन मैटर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मैटर जो हैं वो आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन इवॉल्व करने के लिए। दूसरी बात बोला रहा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तीसरी बात बोल रहा है कि कॉपर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ ये रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। आप बताइए इनमें से बात कौन सी सही नहीं है? चलिए एक करके डिकोड करते हैं। जब आपके पास नॉन मेटल्स की बात आई, क्या इस सर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? सर ये स्टीम के साथ भी इन जनरल आप बात करेंगे वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सर ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, अच्छी है। आपको बोलना क्या सही नहीं है। दूसरी बात क्या, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सर ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चौथी बात बोल रहा है कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सर बिल्कुल सर, आप मेटल जो है हमारे पास इन जनरल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से दे देते हैं। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर सी कॉपर जो है रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के नीचे आपके पास अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, जिन दोस्तों को याद है तो उन्हें हमने बोला है ये चीज़ कि रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास कॉपर कहाँ आ रहा है? सर कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपके पास विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक वो याद करा दिए थे। अगर आपको याद होगा कि हमने बोला था PSE में A से लेकर Z तक आयरन लीड करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, उसके बाद हमने बोला था कि CM साहब हमारे सिल्वर और गोल्ड लेकर निकल गए। तो आपने पढ़ लिया कि CSE में A से लेकर Z तक आयरन लीड करेगा, तो कॉपर कहाँ आ रहा है? सर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। हाइड्रोजन के बाद हमने पढ़ा था CM, मतलब कॉपर और मरकरी आप हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इनकी जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से नीचे आ रही है। तो ये कहाँ रिएक्ट करेंगे? डाइल्यूट HCl के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे वायदीज MCQs बहुत सारे कंसेप्ट आपके जो हैं रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।